लोग अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। उसका ये पहला क्वेश्चन है 5.13। इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड दिया हुआ है एंड एम्पलीट्यूड ए। द पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम एम्पलीट्यूड पोजीशन। एम्पलीट्यूड पोजीशन का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से कहा गया है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन t/12। मतलब इतने टाइम में t/12 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको डायग्राम से अगर समझाएं तो सपोज करिए कि एक पार्टिकल ऐसे एसएचएम में है, ये मीन पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर शुरू में था। कोई भी एक्सट्रीम आप मान लीजिए, ये एक्सट्रीम या ये एक्सट्रीम। सपोज करो इस एक्सट्रीम पोजीशन पर था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, कैपिटल T/4। यहाँ से यहाँ तक कैपिटल T/4, फिर कैपिटल T/4, कैपिटल T/4। एक पूरे ऑसिलेशन में टाइम कैपिटल T लग रहा है, टाइम पीरियड के बराबर। अब यहाँ से ये चलना शुरू किया है, तो यहाँ से चल करके t/12 टाइम में कहाँ पर आएगा। यहाँ से जब ये शुरू करेगा तो कैपिटल t/12 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आप एक सर्किल ले लीजिए। ये वाला पार्टिकल जब यहाँ पर है तो सर्किल वाला पार्टिकल भी यहीं होगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा, सर्किल वाला पार्टिकल इधर जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ आया है कैपिटल t/12 टाइम में, तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा। ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा और सर्किल वाला पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, इसको अगर t/12 लगा है तो सर्किल वाले पार्टिकल को भी यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इतना ही लगा है, t/12। तो t/12 टाइम में वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल निकाल लीजिए। लेट दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई। अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर टी है तो दिस इज ओमेगा इंटू टी। कितने के बराबर, कैपिटल t/12। और टी का वैल्यू आपको पता है, टी कितना होता है 2π/ओमेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय 12 इंटू टी, 2π/ओमेगा। So this is π/6, 30 डिग्री। This angle is how much, 30 डिग्री। तो कितना टाइम, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। इस डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई ये तो A है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, A cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही तो आंसर है। सो दिस डिस्टेंस इज, सपोज इसको y डैश मान लेते हैं, तो ये होगा a माइनस a cos थीटा, a1 माइनस cos 30 √3/2। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने के बराबर। सो दिस इज आंसर। यह है अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एसएचएम के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, सर्कुलर मोशन के लिए वही एंगुलर वेलोसिटी होता है। एट एन इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस a/5 फ्रॉम मीन पोजीशन। ये सपोज मीन पोजीशन है, यहाँ से a/5 यहाँ पर पार्टिकल है, एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट, मीन पोजीशन से दूर के तरफ जा रहा है। मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। ये पार्टिकल का पोजीशन है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल कम बैक टू दिस पोजीशन अगेन। ये फिर से इसी पोजीशन पर कितने टाइम में आएगा। उसके बाद ऑल्सो
फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल पास थ्रू मीन पोजीशन, और कितने टाइम के बाद मीन पोजीशन से पास करेगा। आप एक सर्कल बना लीजिए, ये सपोज करो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये सर्कल है। यहां पर जब पार्टिकल है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट किधर होगा, तो आप कहोगे सर इधर। इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। तो कह रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो कितना टाइम लगेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, और फिर जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। तो जितने टाइम में सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ चला आएगा। यहाँ से यहाँ सर्किल वाला पार्टिकल आता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये देखिए, ये एंगल आप पता कर लीजिए। ये जितना एंगल है ये एंगल तो उतना ही होगा, बाई सिमेट्री आप कह सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, सिंपल ज्योमेट्री है, ये एक्स एक्सिस है ना। ये डिस्टेंस a/5 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/5। ये a/5 है, ये एंगल सपोज करो थीटा है, तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज थीटा, तो कॉस थीटा कितने के बराबर, कॉस थीटा दिस बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है a/5 बाई a, मतलब 1/5, तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स 1/5, और जितना ये थीटा है उतना ही ये थीटा भी होगा। सो दिस टोटल एंगल इज 2 थीटा, 2 कॉस इनवर्स 1/5। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो टाइम कितना लगेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक घूमने में टाइम, एक टाइम पीरियड लगता है जब एंगल 2 पाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टाइम आपको निकालना है ना। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर T है तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर T है तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ओमेगा T इज इक्वल टू 2 थीटा, तो T इज इक्वल टू 2 थीटा बाई ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ओमेगा T होगा ना जी, टाइम T लगेगा, तो ओमेगा T इज इक्वल टू 2 थीटा, T इज इक्वल टू 2 थीटा बाई ओमेगा, 2 कॉस इनवर्स 1/5 बाई ओमेगा। ये आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि ये वाला पार्टिकल को मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, मीन पोजीशन में आ गया। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगेगा, इस टाइम का आधा, इस टाइम का आधा, मतलब कॉस इनवर्स 1/5 बाई ओमेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगता है, कैपिटल T/4, टोटल टाइम पीरियड का 1/4, तो ये होगा T डैश मान लेते हैं इसको। T डैश कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, ये दोनों मिलाकर कॉस इनवर्स 1/5 बाई ओमेगा, और T होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा बाई 4, ये कट गया, तो π/2 ओमेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये है अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है 5.15, इस पर ज़रा अटेम्प्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, का मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। एम्पलीट्यूड A and 2A on same straight line with same mean position crosses each other in opposite direction at a distance a/3 from mean position. Find phase difference in the two SHM.
एक पार्टिकल जो है वो इस लाइन पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और दूसरा पार्टिकल इस लाइन पर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड 2a है। दोनों का मीन पोजीशन सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड सेम है का मतलब कि जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होगा। कह रहा है कि दोनों पार्टिकल जो है a/3 पर जब है किसी टाइम पर, दोनों पार्टिकल जब a/3 पर है किसी टाइम पर, तो a/3 पर है जब किसी टाइम पर, तो दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब एक जो पार्टिकल है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है, ये सपोज करो हम p पार्टिकल कर देते हैं, और दूसरा पार्टिकल जो q है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। q पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है 2a के एम्पलीट्यूड पर, और p पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है a के एम्पलीट्यूड पर, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो जब ये a/3 पर है तो दोनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब p पार्टिकल सपोज ऊपर जा रहा है और q पार्टिकल सपोज नीचे जा रहा है। तो p पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पॉइंट तो यहाँ होगा, इसको हम p डैश मान लेते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा विथ एंगुलर वेलोसिटी कितना, ओमेगा। और q पार्टिकल नीचे जा रहा है तो इसके सर्किल वाला पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये जब नीचे जा रहा है तो सर्किल वाला पार्टिकल जो है वो ऐसे जाएगा विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है ये निकालना है। ये बताओ कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये यहाँ है, सपोज वो टाइम t=0 है, तो t=0 पर अगर ये दोनों पार्टिकल p एंड q यहाँ पर है, p ऊपर जा रहा है q नीचे जा रहा है, तो सर्किल वाला जो पार्टिकल p डैश है उसका x एक्सिस से एंगल है ये, सपोज करो φ1, और ये जो q डैश है जो नीचे जा रहा है उसका x एक्सिस से एंगल है ये, दिस इज φ2। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1। अरे भाई x एक्सिस से सर्किल वाला पार्टिकल जितना एंगल बनाता है उसी को तो इनिशियल फेज कहते हैं। तो इसका पर्टिकुलर टाइम जो है वो t=0 अगर लेट कर लें तो इनिशियल फेज इसका φ1 होगा और इसका इनिशियल फेज φ2 होगा। तो φ2 माइनस φ1 कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब φ1 निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से, ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक a है और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक a/3 है। तो साइन φ1 इक्वल टू a/3/a मतलब 1/3। तो φ1 हो गया साइन इनवर्स 1/3, और ये टोटल एंगल φ2 है। इस एंगल को अगर हम अल्फ़ा मान लें तो ये अल्फ़ा निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है a/3, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है 2a। तो साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, दिस इज a/3 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 1/6। अल्फ़ा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/6, साइन इनवर्स 1/6। तो अल्फ़ा आ गया, तो ये φ2 कितने के बराबर, पाई माइनस अल्फ़ा। तो φ2 माइनस φ1 का मतलब पाई माइनस अल्फ़ा माइनस φ1। पाई माइनस अल्फ़ा है साइन इनवर्स 1/6 और साइन इनवर्स 1/3। ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। ये आंसर हो गया। हम लोग एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये मैथ का टॉपिक है। तो फिजिक्स में चूंकि इसका काम है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, और बायो वाले बच्चे इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक का नाम है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सपोज करो y एक्सिस है, ये सपोज करो x एक्सिस है, और ये एक ग्राफ है जिसका इक्वेशन है y = fx। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, y = fx।
अगर इस पूरे ग्राफ को यहाँ से उठा करके इधर शिफ्ट कर दें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सपोज करो इस ग्राफ को अगर यहाँ पर बिल्कुल सेम ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, केवल इसको हम शिफ्ट कर दिए, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ करते हैं। ये जो पॉइंट है बॉटम वाला पॉइंट, ये अब यहाँ चला आएगा। ये जो शिफ्ट आप किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज करो x0 है, ये शिफ्ट कितना है x0 है। ये वाला पॉइंट यहाँ चला आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला आएगा। ग्राफ का जो जो पॉइंट है वो सब उतने ही से शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं कि ये x0 से शिफ्ट हुआ है तो ये कुछ दूसरे से शिफ्ट होगा, ये भी x0 से होगा, ये भी x0 से होगा। इस पूरे ग्राफ को हमने x0 से इधर शिफ्ट कर दिया है। अब ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन होगा y = f x माइनस x0। अगर ग्राफ को पॉजिटिव x डायरेक्शन में शिफ्ट किए हैं जितने यूनिट से, तो ये x के जगह पर x माइनस x0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस ग्राफ को हम इधर शिफ्ट करते हैं, सपोज करो इसको हम इधर के तरफ यहाँ ले आए, ये सेम ग्राफ है उसको यहाँ ले आए, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ चला आया है, ये वाला पॉइंट यहाँ चला आया है। लेट दिस इज x1 है। अब ये ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y = f x प्लस x1। अगर आप नेगेटिव x में शिफ्ट किए हैं तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव x में शिफ्ट किए हैं तो माइनस करेंगे। सिमिलरली इस वाले ग्राफ को अगर नीचे शिफ्ट करें, सपोज सेम ग्राफ है जिसका हम x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज करें। इस वाले ग्राफ को यहाँ ले आए, ये पॉइंट यहाँ था अभी यहाँ चला आया, ये शिफ्ट सपोज करो y1 है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? आप जो है इसका x कोऑर्डिनेट जितना है इसका भी x कोऑर्डिनेट तो उतना ही है। आप x डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं किए हैं, y डायरेक्शन में शिफ्ट किए। तो इस वाले ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा y। अब देखो नेगेटिव y में शिफ्ट किए हैं तो यहाँ प्लस होगा। y = fx था, x में कोई चेंज नहीं हुआ है, y में आप चेंज किए हैं और नेगेटिव y में शिफ्ट किए हैं तो प्लस होगा। पॉजिटिव y में अगर शिफ्ट करते तो माइनस होता। सिमिलरली इस वाले ग्राफ को सपोज करो हम यहाँ ले आए, इसको इधर शिफ्ट किए हैं सपोज x0, इस तरफ कितना शिफ्ट किए हैं x0, और नीचे शिफ्ट किए हैं कितना y1। पहले इसका जो कोऑर्डिनेट था उसको इधर शिफ्ट किए कितना x0, फिर नीचे शिफ्ट किए कितना y1। इस ग्राफ का क्या इक्वेशन होगा? तो ये तो इनिशियल इक्वेशन था, पहले आप देखो x में इधर लाए हो तो इसको लिखेंगे y = f, इधर लाए हैं प्लस x में शिफ्ट किए हैं तो होगा x माइनस x0, और माइनस y में शिफ्ट किए हैं तो यहाँ होगा प्लस y1। इस ग्राफ का इक्वेशन ये हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = x। ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45 1, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 0, क्योंकि ओरिजिन पर कट कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y = mx + c इक्वेशन होता है, तो m 1 हो गया और c का वैल्यू 0 हो गया। अब इस वाले ग्राफ को आप एक यूनिट इधर शिफ्ट कर दीजिए x डायरेक्शन में। इस सेम ग्राफ को आप शिफ्ट कर दीजिए एक यूनिट इधर, बिल्कुल सेम वही ग्राफ है, इसको आप एक यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तब ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। इसको एक यूनिट से शिफ्ट किए हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1, 0। y = fx, ये इक्वेशन है। एक यूनिट इधर शिफ्ट किए तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए उस लॉ के अनुसार? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव x में शिफ्ट किए हैं तो y = x - 1 हो जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा।
अब इसको आप चेक करके देख लीजिए, अगर इसको एक यूनिट इधर शिफ्ट किए हो, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ये अगर एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट होगा, ये लेंथ 1 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -1। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना है 1 और इसका y इंटरसेप्ट कितना है -1। y = mx + c। देखो y इंटरसेप्ट कितना आ गया -1। तो इधर शिफ्ट किए हैं तो माइनस लिखे, अगर इधर शिफ्ट करते तो प्लस लिखते, ऊपर शिफ्ट करते तो उसी के अनुसार चेंज करो। जैसे अगर इसी वाले ग्राफ को हम एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, ये देखो ये 0, 0 है, इसको एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, सेम ग्राफ है मतलब इसी के पैरेलल, इसका इक्वेशन क्या होगा? तो कहोगे सर y में केवल आप चेंज किए हैं, तो ये हो जाएगा y ऊपर किए हैं तो -1 = x। y = x था तो y -1 = x। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा, क्योंकि एक यूनिट इधर शिफ्ट किया तो इधर भी एक यूनिट हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन है y = 1 + x + 1, तो स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट कितना है 1 है, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का जस्ट उल्टा होता है ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये y एक्सिस है, x एक्सिस है और ये एक ग्राफ है जिसका इक्वेशन y = fx है। अगर हम इस ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दें, किधर शिफ्ट कर रहे हैं -x में, तो ओरिजिन को इधर शिफ्ट करने का मतलब है ग्राफ को इधर शिफ्ट करना। भाई ओरिजिन को अगर हम यहाँ कर दें तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ये ओरिजिन सपोज x0 से आप शिफ्ट कर दिए इधर, तो ग्राफ वहीं पर है, ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दिए, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन अब क्या हो जाएगा y = देखो ओरिजिन को केवल x में आप शिफ्ट किए हैं, y में शिफ्ट नहीं किए हैं, तो y में चेंज नहीं होगा, f(x) यहाँ पर प्लस की माइनस। ओरिजिन आप इधर शिफ्ट किए, जिधर ओरिजिन शिफ्ट करते हैं इसमें वैसा ही करते हैं x - x0। क्योंकि इसका दूसरा केस अगर हम ऐसे समझें कि भाई ओरिजिन को यहीं रहने दें और ग्राफ को x0 इधर शिफ्ट कर दें, तो बात तो वही हो जाएगा कि इस ओरिजिन में इसका शुरू में डिस्टेंस सपोज करो कुछ था, ये x1 था और इसको x0 इधर शिफ्ट कर दिए, तो जैसे ही इधर आप बढ़ा दिए तो यहाँ माइनस करते हैं ना। ओरिजिन अगर इधर शिफ्ट किए तो फिर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया x1 + x0, तो डिस्टेंस बढ़ गया इस ग्राफ का, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। मतलब ग्राफ जब उधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस करेंगे, ओरिजिन इधर शिफ्ट करने का मतलब ही है ग्राफ उधर शिफ्ट करना, तो इसका मतलब ओरिजिन जिधर शिफ्ट करते हैं उसमें वैसा ही चेंज करते हैं। अगर x0 से इधर शिफ्ट किए तो इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा f(x - x0)। सिमिलरली एक बार फिर से देखो, इस वाले ओरिजिन में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस वाले ओरिजिन में इस ग्राफ का इक्वेशन है y = fx। अब हम कहें कि ओरिजिन यहाँ कर दीजिए, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, इसको नया कोऑर्डिनेट सिस्टम x' और ये y' है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका क्या इक्वेशन होगा? ये डिस्टेंस इधर के तरफ सपोज करो x1 है और ये डिस्टेंस नीचे सपोज करो y1, तो ओरिजिन जिधर शिफ्ट करते हैं x y में वैसा ही चेंज होता है। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x' y' कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? आप कहोगे देखिए ओरिजिन को इधर पहले शिफ्ट कर दिए हैं, मतलब f(x + x1) होगा, ओरिजिन को प्लस में शिफ्ट किए हैं तो प्लस होगा, और ओरिजिन को नीचे शिफ्ट किए हैं y1 से, तो यहाँ y - y1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = f(x + x1) इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये था और इस रेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रेड से लिखे हैं इक्वेशन। तो इसी ग्राफ का इक्वेशन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होगा। तो ओरिजिन को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो ग्राफ का जस्ट अपोजिट होता है।
तो देखो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कैसे होगा। सपोज करिए एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L नॉट है। L नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इस ब्लॉक का मास M है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा K बाई एम अंडर रूट होता है। ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ओमेगा अभी आप थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए कि इसका ओमेगा K बाई एम अंडर रूट होता है। ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड A है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है। इस डायरेक्शन को प्लस लिए है, इस डायरेक्शन को माइनस लिए है। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है और किस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है उस पर इनिशियल फेज डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है, ये t=0 पर पार्टिकल का पोजीशन है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। पोजीशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये क्या बताएगा? इनिशियल फेज। आपको एसएचएम का इक्वेशन लिखना है। तो क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम टेकिंग origin as mean position। mean position as shown in figure। अगर मीन पोजीशन को ओरिजिन लेंगे तब इक्वेशन, इसका सोल्यूशन देखो लिख रहे हैं, तब इक्वेशन एसएचएम का क्या होगा? तो भाई एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो आप लिखेंगे x = a sin ओमेगा t + phi। ये एसएचएम का जनरल इक्वेशन है। एसएचएम का इक्वेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में रिलेशन। तो x = a sin ओमेगा t + phi। अगर y डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है तो हम लोग लिखते हैं y = a sin ओमेगा t + phi। तो ये इक्वेशन है x एंड t में। अब इसमें आपको a पता करना है, ओमेगा पता करना है और phi पता करना है। a तो दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड a गिवन है। ओमेगा स्प्रिंग मास सिस्टम का कितना होता है ये हम लोग अगले क्लास में पता करेंगे, इतना कैसे होता है। अभी आपको फाई पता करना है। तो फाई कितना होगा? तो भाई मीन पोजीशन से जब शुरू किया है तो फाई कितना होता है? या तो 0 या तो पाई। याद आप करिए। इसका एनालॉगस अगर वर्टिकल में आप ड्रॉ करेंगे, इसका एनालॉगस अगर वर्टिकल में आप ड्रॉ करेंगे तो ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरू करता है तो इनिशियल फेज कितना होता है? 0। और मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में शुरू करता है तो इनिशियल फेज कितना होता है? +-π। एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करता है तो इनिशियल फेज π/2। नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करता है तो इनिशियल फेज -π/2। तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियल फेज कितना है इस केस में? 0। तो फाई का वैल्यू 0 कर दीजिए। x = a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन होगा अगर इसको ओरिजिन लेंगे तब। लेकिन तुमसे अगला पार्ट क्वेश्चन का ये है, सेकंड पार्ट, कि आप ओरिजिन इसको लीजिए, ये O पॉइंट को ओरिजिन लीजिए और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा? राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम टेकिंग O एज ओरिजिन। करना कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि ओरिजिन को आप शिफ्ट कर दिए हैं तो ओरिजिन शिफ्ट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मीन पोजीशन को ओरिजिन मान करके इक्वेशन लिख दो, a sin ओमेगा t + phi। तो इसमें phi, ओमेगा और a कैलकुलेट कर लीजिए जो कंडीशन दिया है। उसके बाद ओरिजिन को शिफ्ट कर दीजिए। तो इसको ओरिजिन मान करके इक्वेशन आप लिख दिए हैं। अब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए हैं इधर, किधर के तरफ? -x के तरफ। ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है। तो अगर ओरिजिन को जिधर शिफ्ट करते हैं ग्राफ में भी वैसे ही चेंज हो जाता है। x और t में इक्वेशन है और हम कह रहे हैं कि ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दीजिए। t में कोई चेंज नहीं किए तो ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन क्या लिख दें बोलो?
x माइनस एल नॉट, एक्स के जगह पर होगा x माइनस एल नॉट, क्योंकि एल नॉट से शिफ्ट किए, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। x इज इक्वल टू एल नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। आप गलती यहाँ पर माइनस प्लस में ही करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑरिजिन जिधर शिफ्ट करते हैं, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इसको आप चेक कर लीजिए भाई, इधर अगर शिफ्ट किए हैं तो या तो आप एल नॉट जोड़ेंगे एक्स में या एल नॉट घटाएंगे, यही कन्फ्यूजन होगा। यहाँ माइनस लिखेंगे या प्लस लिख देंगे गलती से, तो प्लस लिख देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो वो भी लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अगर प्लस लिख दिए तो माइनस एल नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सही है कि ये इक्वेशन सही है, ये इनिशियल कंडीशन से चेक कर लीजिए। इनिशियल कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ है। ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, एल नॉट पर। ये ऑरिजिन है तो टी इक्वल टू 0 पर एल नॉट होना चाहिए। यहाँ पर टी का वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 0 होता है, एक्स कितने के बराबर, एल नॉट। यहाँ पर टी का वैल्यू 0 रखो, एक्स कितना, माइनस एल नॉट, तो एक्स का वैल्यू एल नॉट है ना, तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। ऑरिजिन आप इधर शिफ्ट किए हैं इसलिए इसको माइनस किए हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। ऑरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं तब ये इक्वेशन भी एसएचएम का ही इक्वेशन है। लेकिन जब ऑरिजिन, ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, और ये कुछ कुछ किताब में जो है वो चेंज भी लिखा रहता है, अलग भी लिखा रहता है, लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखिए कि अगर मीन पोजीशन और ऑरिजिन सेम है तब ये जो इक्वेशन है इसको एसएचएम का इक्वेशन कहेंगे। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ एसएचएम। ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू एल नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी, ये ए साइन ओमेगा टी साइन फंक्शन एसएचएम का इक्वेशन होता है, या कॉस फंक्शन एसएचएम का इक्वेशन। साइन और कॉस फंक्शन अलग नहीं है, 90 डिग्री ऐड कर दो तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है या कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो 90 डिग्री ऐड करने का मतलब फेज का वैल्यू चेंज करना। तो साइन या कॉस फंक्शन एसएचएम का इक्वेशन है, लेकिन उसमें अगर एक कांस्टेंट जोड़ दें तब जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग एचएम का इक्वेशन कहते हैं। एचएम, एचएम का मतलब हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हार्मोनिक मोशन के सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जब ऑरिजिन मीन पोजीशन सेम हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि लिखो व्हेन ऑरिजिन एंड मीन पोजीशन coincide, then the equation is called simple harmonic motion. But when origin and mean position does not coincide, then the motion is called harmonic motion. अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अब इसमें जो कन्फ्यूजन है कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है लोगों को, आप कन्फ्यूज मत होइए। इसमें कभी कभी हम पूछ देंगे कि भाई ये इक्वेशन एसएचएम का है कि नहीं, ये इक्वेशन एसएचएम का है कि नहीं, तो आप कहेंगे है, और इसका ओरिजिन जो है वो मीन पोजीशन नहीं है, ठीक है, तो आंसर है ये एसएचएम है। लेकिन अगर हम ऐसे पूछें ये इक्वेशन एसएचएम है कि एचएम है, तो एचएम का ही एक स्पेशल केस एसएचएम है। तो ये इक्वेशन एसएचएम है कि एचएम है, तो आप कहेंगे एचएम है। अगर एसएचएम और एचएम में डिफरेंस करने के लिए कहें तब वहां पर एग्जैक्ट डिफरेंस करिए, अदरवाइज जितना एचएम लिखा गया है हार्मोनिक मोशन उसको हम लोग जनरल केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करते हैं। तो अगर एचएम का डिस्कशन नहीं है तो एसएचएम और एचएम दोनों सेम है, लेकिन अगर एसएचएम और एचएम में डिफरेंस करने के लिए कहा गया है तब तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस बताना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, ये फिर से दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ये अलग क्वेश्चन है, ये सेम अरेंजमेंट है, लेकिन ये मीन पोजीशन है, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं, ये जो पार्टिकल है इसको हम यहाँ से यहाँ तक खींच करके लाए, यहाँ तक, और t इक्वल टू 0 पर इसको छोड़ दिए। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सट्रीम पर छोड़े,
लिख देते हैं पार्टिकल इज रिलीज्ड एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ लिख देते हैं पार्टिकल इज रिलीज्ड एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एट t equal to 0. Write equation of SHM taking origin as mean position as shown in figure. origin mean position को लीजिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन लीजिए, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ा गया है, तो SHM का इक्वेशन क्या होगा? भाई मीन पोजीशन को ऑरिजिन मान करके SHM का जनरल इक्वेशन क्या होता है? अगर मीन पोजीशन को ऑरिजिन मान ले तो SHM का जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको a चाहिए, भाई यहाँ पर आप रिलीज किए हैं, तो रिलीज किए हैं का मतलब वहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। जहाँ वेलोसिटी जीरो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन होता है। ये डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपको दिया हुआ है। इनिशियल फेज कितना होगा? तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से रिलीज किया, इनिशियल फेज π/2 होगा, तो फाई के जगह पर π/2 कर दीजिए। ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 का मतलब ए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस में चेंज होगा, ए कॉस थीटा। अगर हम कहें कि इसको ऑरिजिन मान करके इक्वेशन लिखो, तो आप इसको ऑरिजिन मान करके इक्वेशन लिख दिए हैं। इसको ऑरिजिन मान करके इक्वेशन लिखना है तो क्या करोगे? ऑरिजिन को इधर शिफ्ट कर दो, तो जितना से शिफ्ट किए हैं ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू एल नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा टी। अब इसके बाद प्लस माइनस में कन्फ्यूजन है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा चेक करना है, तो टी इक्वल टू 0 पर चेक कर लो। टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, एक्स कितना होगा? एल नॉट प्लस है। टी इक्वल टू 0 पर यहाँ है तो x कितना होगा? एल नॉट प्लस है। ये आंसर होगा। ये इक्वेशन लिखा है मतलब HM का इक्वेशन है, हार्मोनिक मोशन है। ये इक्वेशन लिखा है मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका मास m है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। ये पार्टिकल SHM में ऑसिलेट कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये जो पार्टिकल है इसको A से डिस्प्लेस किए और छोड़ दिए, तो A से जब डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये यहाँ आएगा, फिर A से ही कॉम्प्रेस करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर A से ही एक्सपेंड करेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? A होगा। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड होगा 2π/ω, मतलब 2πm/k अंडर रूट। ओमेगा होता है k/m अंडर रूट, तो 2πm/k अंडर रूट। ये टाइम पीरियड हो गया। अगर तुमसे ये पूछें कि भाई इसको हम अगर ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़ दिए तो इसका टाइम पीरियड इतना है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़ दें, इसका अगर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या टाइम पीरियड सेम रहेगा कि चेंज करेगा? आंसर है सेम रहेगा। टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। इसको आप 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़ दो, तब एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा, 2 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़ दो, एक ऑसिलेशन पूरा करने में उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि टाइम पीरियड केवल m और k पर डिपेंड करता है। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है मोशन, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, और पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। SHM का जब इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये जो तीनों कांस्टेंट है a, ओमेगा और फाई, ये तीनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? इंडिपेंडेंट। फाई जो है वो ओमेगा या a पर डिपेंड नहीं करेगा। फाई केवल डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओमेगा जो है वो इस सिस्टम पर डिपेंड करता है।
कि स्प्रिंग मास सिस्टम का मास कितना है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। ये ए और फाई पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे ही एम्पलीट्यूड जो है वो भी ओमेगा या फाई पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। आप 1 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़े हैं या 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करके छोड़े हैं तो एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है जिसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड है। अब हम क्या करते हैं कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में एक वॉल रख देते हैं। ये एक वॉल है। कैसा वॉल है? इलास्टिक वॉल। इलास्टिक वॉल, ये इलास्टिक वॉल इसके और इसके बीच में है, मतलब ये डिस्टेंस a/2 है। तो अब बताना है कि इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ एन इलास्टिक वॉल is placed as shown in figure। इसके और इसके बीच में इलास्टिक वॉल को रख देते हैं, तब टाइम पीरियड कितना होगा। अब होगा क्या, ये वाला पार्टिकल यहाँ से आगे जाएगा और इस वॉल से कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद फिर से वापस आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से ऑसिलेशन होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आकर के कोलाइड करेगा तो चूंकि कॉलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक वॉल है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। तो इसका मतलब जितने वेलोसिटी से कोलाइड किया है उतने ही वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट करेगा। तो उतने ही वेलोसिटी से अगर रिफ्लेक्ट कर गया तो फिर से वो यहाँ आएगा, फिर से वो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा और इस तरह से ऑसिलेशन ऐसा ही होगा। लेकिन टाइम जो है वो अब घट जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वो नहीं आया है। तो अब टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसका एनालॉगस वर्टिकल सर्किल हम बना रहे हैं। ये वर्टिकल सर्किल है, ये एक पार्टिकल है, इलास्टिक वॉल यहाँ पर है। इलास्टिक वॉल कहाँ पर है? a/2 डिस्टेंस पर। तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इस ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड होगा? तो भाई यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है ये केवल निकाल लो। अगर ये यहाँ से यहाँ आया है तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है ना, इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ है, इसके करस्पॉन्डिंग सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ है। इसके बाद जैसे ही ये रिटर्न होगा तो सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ के बाद सीधा यहाँ चला आएगा क्योंकि यहीं से ये रिटर्न हो गया। अब ये यहाँ से रिटर्न होकर के यहाँ आएगा, सर्किल वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, सर्किल वाला पार्टिकल ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, सर्किल वाला पार्टिकल ऐसे आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो टाइम आप निकाल लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। या इस पूरे टाइम में से इतने टाइम को घटा दीजिए। भाई ये अगर a/2 है तो ये भी a/2 हो गया। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये एंगल भी कितना हो गया? 30 डिग्री। तो बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये 120 हो गया ना। तो 120 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर टोटल टाइम t लगता है, तो ये 1/3 है। 120 डिग्री का मतलब ये टोटल 360 में t लगता है, तो 120 में कितना लगेगा? t/3। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 2t/3। तो आंसर होगा डेल्टा t = 2t/3। ये टाइम पहले अगर 10 सेकेंड लग रहा था तो अब कितना लगेगा? 2 × 10/3, 20/3 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। या इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। ये तो तुमको याद है कि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में टाइम कितना लगता है? यहाँ से यहाँ तक t/12। ये तो तुमको याद है। तो यहाँ से यहाँ t/12, यहाँ से यहाँ t/12, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4। ये तो 1 एम्पलीट्यूड तक जाने में तो t/4 टाइम लगेगा।
तो ये टोटल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा टी डैश, तो आप कहोगे T/4 प्लस T/4 T/2 प्लस T/12 प्लस T/12 T/6, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 2/3T 2/3T। तो अगले लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे कि ओमेगा कैसे निकालते हैं। ये 3 कांस्टेंट इसमें होता है, ए, ओमेगा और फाई। तो फाई निकालना हम लोग सीख लिए, उस पर क्वेश्चन भी कुछ कर लिए। अब ओमेगा कैसे निकालते हैं ये अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे।